नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट प्रॉब्लम जिसमें अब ये ओवर हैंगिंग बीम है 1 किप पर फुट यहाँ पे लोड है और यहाँ पे 10 किप लग रहा है, 30 फुट ये है और 10 फुट ये लग रहा है। आपने क्या फाइंड करना है? यूज द वर्चुअल फोर्स मेथड टू डिटरमिन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन एट सी। इस फ्री एंड के ऊपर आपने सी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी चाहिए और रोटेशन भी चाहिए। तो अब इसको आप कैसे करेंगे? ई और आई की वैल्यूज कांस्टेंट हैं और वैल्यूज न्यूमेरिकली आपको गिवन है, ठीक। सो पहले हम ई आई की फॉर्म में वर्कआउट कर लेंगे, बाद में फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ वी स्टार्ट बाय इवैल्यूएटिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू द अप्लाइड लोडिंग। ठीक है, मैं आपके सामने इसको लिख देता हूँ ताकि आपको सेगमेंट्स चूज करना है। सबसे इसके अंदर टेक्निकल काम है कि सेगमेंट्स आप सही तरह से चूज करते हैं। सेगमेंट्स को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करें कि मुझे कितने सेगमेंट्स चाहिए होंगे। बाकी तो मोमेंट की इक्वेशन लिखना वो तो मेरे ख्याल से बहुत बेसिक स्टेप है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे? ये अप्लाई करेंगे। सॉरी, और रोटेशन के लिए ये। इसमें सेगमेंट्स बस आपको पता चल जाने चाहिए, सेगमेंट्स मुझे कितने। अगर मैं देखूं तो मुझे इस, आप तीनों में देखें कितने सेगमेंट्स, तीनों केस में देखें आपको कितने सेगमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। पहले केस में मुझे नजर आ रहा है मुझे एक यहाँ पे सेगमेंट चाहिए, ठीक, ये अलग सेगमेंट होगा। दूसरे केस में मुझे नजर आ रहा है कि मुझे अच्छा एक सेगमेंट इसकी, क्योंकि मोमेंट की इक्वेशन मुझे अलग ही लिखनी पड़ेगी, ठीक। फिर दूसरा सेगमेंट में मुझे ये अलग सेगमेंट लिखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक। ये सेगमेंट अलग ही लेना पड़ेगा मुझे। मोमेंट की इक्वेशन इसकी अलग ही बनेगी डेफिनेटली, ठीक है। ये तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये दो सेगमेंट्स इस हिसाब से मुझे बनते हैं। जब मैं नीचे देखता हूँ इस वाले केस में, यहाँ पे मुझे यहाँ एक यूनिट लोड लगाया, अगेन इस नीचे वाले केस में भी मुझे दो सेगमेंट्स, एक सेगमेंट ये और दूसरा ये वाला सेगमेंट अलग से चाहिए होगा। तीसरे में मैं जाता हूँ उसमें भी मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे अलग से ये सेगमेंट लेने पड़ेंगे, ये वाला सेगमेंट अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये मुझे अलग से लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि मुझे सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स चाहिए, ए बी सेगमेंट और बी सी सेगमेंट। ए बी सेगमेंट का और के लिए जो है मैंने x1 कोऑर्डिनेट, अब इसको भी आप x, इसको चाहे इसको x2 कह दो चाहे इसको x1, जो भी नाम, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये कि जहाँ से शुरू हो रहे तो उसको x1 कह देते हैं। तो ए बी सेगमेंट का ये वाला, ये इसका कोऑर्डिनेट है जो इसको पोजीशन को डिफाइन करेगा कि आप कहाँ पे बात कर रहे हैं मोमेंट की। यानी x1 इस ए बी सेगमेंट के लिए आपने यूज़ किया, उसका ओरिजिन आपने ये ले लिया। अब यही कुछ आप इधर भी करेंगे, इस ए बी सेगमेंट के लिए x1 और इसका ओरिजिन यहाँ पे, ए बी सेगमेंट के लिए x1 और इसका ओरिजिन यहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि इधर आप इसको x1 नाम दे दें, इधर x2 नाम दे दें, ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है। यानी x1 और x2 का ताल्लुक बीम के सेगमेंट्स के साथ है। बीम तो एक ही है ना, लोडिंग कभी आप रियल लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, कभी आप वर्चुअल वर्टिकल यूनिट लोड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकल वर्चुअल यूनिट लोड, और कभी आप ये वर्टिकल सॉरी वर्चुअल मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं। बीम के सेगमेंट्स तो वही है ना। तो x1 और x2 बीम के सेगमेंट्स के ऊपर पोजीशन को डिफाइन करने वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये एक ही रहेंगे तीनों, चाहे जो भी आपका केस बन रहा है, यानी जो भी आप लोडिंग ले रहे हैं, रियल वाले की बात कर रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेस्ट ये था कि हम इस x1 को यहाँ पे ओरिजिन लें। इस वाले में आसानी ये होती है कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लूँ फिर आपको थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से सेक्शन लेके, छोटा सा एक सेगमेंट होता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये आसान होता है ना वर्कआउट करना, इसलिए अपने आसानी के लिए ये हमने लिया। अब x1 के लिमिट्स क्या होंगे? ये अगर 0 से ले, अगर ये 30 फीट का डिस्टेंस है और ये 10 फीट का डिस्टेंस है, तो अब ये x1 वो जो है वो इट वुड बी गोइंग फ्रॉम 0 to 30 और x2 जो है वो 0 to 10, ठीक है। बाकी तो फिर मोमेंट की इक्वेशन लिखना, दैट्स अ सिंपल जॉब।
आई कैन शो यू ओवर हियर। यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। तो ये गिवन भी एक्चुअल लोडिंग लग रही है, फ्रैक्शंस निकाल दिए, मोमेंट की इक्वेशंस लिख दिए, m इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 मोमेंट एंड m इज़ अ फंक्शन ऑफ x2, और ये 0 to 30 और ये 0 to 10, 0 to 30 और ये वाला 0 to 10। इसी तरह फिर इस केस में अगेन 0 to 30 0 to 10 वही रहेंगे, लेकिन ये इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएंगी इस केस में। इक्वेशंस यानी ज़ाहिर है अलग लोडिंग इस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग होंगी, रिएक्शंस निकाले और सेक्शंस लेके आपने इक्वेशंस लिख लिए हैं। तो अब बस ब्रेकअप कर दिया, ए बी और सी भी अलग अलग कर दिए, 0 to 30 0 to 10 वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंगली आपने पुट कर दिए, प्लस आंसर आ गया। इसका मतलब है अच्छा हाँ यहाँ तक हो गया। ये अब आपका किप फुट क्यूब में आंसर आया है, ठीक है, क्योंकि आपने जो अभी तक वर्किंग इसमें की है वो इन टर्म्स ऑफ इस तरह से की है। इफ़ आई कैन शो दिस टू यू कि ये यूनिट्स किप फुट क्यूब कैसे बन गए। लेट मी शो दिस ओवर हियर। मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पूरी जो इक्वेशन थी वो अगर मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाऊं, पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में ये इधर आपका किलो न्यूटन या किप, हमारे केस में भी किप चल रहा है तो किप की बात हो रही है। पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, यानी पूरी की जो आप यूनिट्स हैं, तो इफ़ यू कैन सी ये यहाँ पे किप है आपके, चलो किलो न्यूटन को तो हटा दें, किप की बात हो रही है। अच्छा, और आपने सारी जो फोर्सेस हैं वो आपने लिए किप में। कहाँ पे आपने लिए? जब आप इक्वेशंस बना रहे थे। जब आप इक्वेशंस बना रहे थे तो आपकी ये 11.67 जहाँ लिखा है उसके साथ किप है ना, वो किप में आपने लिया, और जो डिस्टेंसेस है आपने फुट में लिए हैं। इसका मतलब है आपने मोमेंट को किप फुट में एवेलुएट किया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम अगर हम देखें और साथ में ये इंटीग्रल है dx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगर इसकी यूनिट्स आप देखें कि यूनिट्स क्या होंगे, देन यू कैन सी दैट इट वुड बी यस। अगर मैं va को अलग करूं, मैं सिर्फ अभी यूनिट्स की गेम आपको बता रहा हूँ कि यूनिट्स क्या हैं इसमें। इधर मेरे पास ये होगा किप फुट में, ये होगा किप फुट में, और ये होगा फुटों में, ठीक। अब ये क्या बन जाएंगे? किप फुट। अच्छा, अगर मैं सीधे सीधे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ अच्छा यहाँ भी मेरे पास किप है एक, ये वाला, ठीक, ये वाला। अच्छा, अब मैं अगर वर्किंग करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ किप स्क्वायर फुट्स क्यूब डिवाइडेड बाय किप। ये वाला किप इधर आ गया, ठीक, मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अब ये किप स्क्वायर से ये किप हो जाएगा और ये आंसर बनेगा किप फुट क्यूब, ठीक। अभी तक हमने EI की कोई वैल्यू नहीं पुट की, उसकी यूनिट्स भी नहीं पुट किए। तो EI की वैल्यू के बगैर जो आपके पास आंसर आया है ना, ये वाला, इफ आई कैन शो यू, ये जो आंसर आया है 2073.33, ये किप फुट क्यूब में है इस वक्त जो इसके यूनिट्स हैं। EI की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपने इसके दो तरीके हो जाएंगे, मैं आपके सामने अभी कर देता हूँ। आपके पास आंसर आ गया VA जो भी आप फाइंड कर रहे हैं, VC शायद हम फाइंड कर रहे हैं, लेट मी सी, यस VC हमारे केस में वो आ गया 2073.33, और ये किप फुट क्यूब में है जैसे मैंने अभी प्रूव किया, डिवाइडेड बाय EI, ठीक। अब E मेरे पास असल में जो गिवन है वो डेटा में के अंदर वो मुझे गिवन है 29,000 KSI, और I गिवन है 300 इंच पर फॉर। दिस इज 29,000 किप पर इंच स्क्वायर, KSI का ये मतलब है ना किप पर स्क्वायर इंच, और I 300 इंच रेस पर फॉर। अब अगर मैं इस तरह से पुट कर दूं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये यूनिट्स कंपैटिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेरे पास फुट क्यूब में है और इधर मैं इंच यूज़ कर लूँगा। तो या तो मैं इस फुट क्यूब को इंच क्यूब में ले जाऊं, फिर इस तरह से EI की वैल्यू एज इट इज में पुट कर सकता हूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि जहां पर आपने किप पर इंच स्क्वायर है, इसको भी किप पर फुट स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी ऐसे कर सकता हूं। EI इज इक्वल टू 29,000
किप पर इंच स्क्वायर इंटू 300 इंच रेज़्ड पावर 4। अब ई आई की अगर मैं वैल्यू इकट्ठी कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू बन जाती है 29,000 इंटू 300 इक्वल टू ये 8.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 बन जाएगी वैल्यू। किप इंच स्क्वायर में बन जाएगी ये ऐसे। अब इसको फर्दर मुझे किप फुट स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 8.7 इंटू 10 पावर 6 किप इंच स्क्वायर। इसके लिए मैं यूँ कर लेता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ 144 इंच स्क्वायर को, और इधर कर देता हूँ 1 फुट स्क्वायर। ठीक, अब जब मैं अब ज़ाहिर है ये कैंसिल हो जाएंगे ना, इंच स्क्वायर और इंच स्क्वायर, तो ये फुट स्क्वायर में चला जाएगा। सो 8.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 इंटू डिवाइडेड बाय 144। अब मेरा आंसर बनता है 6041 6.7 इंटू 10 रेज़ नॉट दैट वे, किप फुट स्क्वायर में बन गई है। सो ई आई की वैल्यू किप फुट स्क्वायर में है इतनी 6041 कह लें, या चलो इसको 417 ही कह देते हैं। ठीक है, 60417। तो एक तरीका ये है कि मैं ऐसे पुट कर दूँ 2073.33 ये किप फुट क्यूब है। ठीक है, अगर अब ये पढ़ा नहीं जा रहा तो मैं लिख देता हूँ दोबारा, किप फुट क्यूब में डिवाइडेड बाय ई आई की वैल्यू मेरे पास किप फुट स्क्वायर में बन गई है 60417 किप फुट स्क्वायर। अब जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये किप और किप कैंसिल हो जाएंगे, फुट स्क्वायर से ये फुट रह जाएगा यहाँ पे। अब मेरे पास आंसर आएगा फुटों में 2073.33 डिवाइडेड बाय 60417। ये आंसर आ गया 0.03432 फुट। अब मुझे आमतौर पे डिफ्लेक्शन इंचों में चाहिए होती है, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करके इसको इंचों में लेके जाऊंगा। अब मेरा आंसर बनेगा 0.412, या चलो 0.41 इंच। ठीक, एक तरीका ये है कि आप सारा कुछ फुटों में ले जाएं, यानी ई आई की वैल्यू को किप फुट स्क्वायर में ले जाएं और आंसर आपका फुटों में आ जाए। दूसरा तरीका यह क्या है जो किताब में फॉलो किया गया है, वो मैं आपके सामने कर देता हूँ कि आप इसको कर लें इस तरह से कि आप ई आई की वैल्यू इसी तरह रखें जैसे आपको गिवन है। गिव मी अ सेकंड। और इस फुट क्यूब को आप इंच क्यूब में कन्वर्ट कर दें। अब उसके लिए ज़ाहिर है आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। ठीक हो गया, तो ये फुट क्यूब और फुट क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आंसर आपके पास बनेगा किप इंच क्यूब में 2073.33 इंटू 12 क्यूब। ये आंसर बन जाएगा, ये आंसर चलें बाद में लिख लें कंप्लीट आंसर 2073.33 इंटू 12 क्यूब डिवाइडेड बाय ई आई की वैल्यू है मेरे पास, ई की वैल्यू है 29,000 किप पर इंच स्क्वायर और आई की वैल्यू है 300 इंच रेज़्ड टू द पावर 4। ठीक, ऊपर आंसर किस में आया है, किप इंच क्यूब में। अब अगर आप देखें तो ये वी कैन कैंसिल आउट इन द सेम वे, किप और किप कैंसिल हो जाएंगे, ये इंच स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से ये इंच रह जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आंसर मेरा अब इंचों में आएगा सीधा सीधा। सो नाउ आई कैन से दिस वुड बी डायरेक्टली इन इंच, और अब ये आंसर आ रहा है अगेन 0.41 इंच। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क दिस टू थिंग्स। आपको जो आसान लगता हो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो पॉजिटिव आंसर आया था और इसका मतलब है कि वही डायरेक्शन है जो वर्चुअल यूनिट लोड की और वो डाउनवर्ड था, तो ये डाउनवर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर ये उसी तरह से आपने रोटेशन सी पे रोटेशन फाइंड करनी है, तो सी पे आप कपल मोमेंट अप्लाई कर दें और आप अगेन इक्वेशंस लिख लें मोमेंट की। ये x1 और x2 है, यहाँ पे सिर्फ x लिखा है लेकिन ये x1 और x2 होना चाहिए इसको। नेक्स्ट आप थीटा सी की बस
फिर तो बाकी वही स्टैंडर्ड तरीका है उसका। अब ये किप फुट स्क्वायर में आ गया। अब ये क्यों किप फुट स्क्वायर में आ गया? क्योंकि अगर आप वो ये वाली इक्वेशन देखें, कहाँ पे पुट हो गया, पेस्ट कहाँ पे हो रहा है? अच्छा यहाँ पे हो रहा है। इधर पेस्ट हो गया। चलो दिस इज़ फाइन नाउ। अब इसमें अगर आप देखें, चलिए हमारे के फुट में काम कर रहे हैं तो इसको तो ख़त्म कर दें। अब थीटा बी किस में आएंगे? ये होगा किप फुटों में, ये अगला भी किप फुटों में होगा, और ई आई को मैं फ़िलहाल ऐसे लिख दिए, और यहाँ से भी किप फुट आ जाएगा। अच्छा डी एक्स भी आएगा, डी एक्स है इसके साथ में लिखा नहीं है, डी एक्स वो आपका फुटों में होगा, फुट, ठीक है। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं कि ये किप फुट और किप फुट कैंसिल, फुट और फुट कैंसिल, so this would be now in kip foot. Did I make any mistake? सॉरी ये फुट तो नहीं रहेगा ना, ये तो नहीं है, मैं आई मीन लिख दिया इसको, ये किप फुट ये वाला मैंने इधर लिखा है, ठीक है। सो ये फुट तो उसी तरह रहेगा, तो ये ऊपर आंसर बन जाएगा, ऊपर जो किप फुट इंटू फुट क्या बन जाएगा? किप फुट स्क्वायर, यानी कोई वैल्यू होगी उसके साथ किप फुट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किप फुट स्क्वायर इसलिए लिखी हुई है, किप फुट स्क्वायर ओवर ई आई। अब इसमें अगेन फुट स्क्वायर था तो इंचों में कन्वर्ट करने के लिए 12 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 144 से मल्टीप्लाई कर दिया, किप अब ये किप इंच स्क्वायर में आ गया ऊपर वाला, और नीचे वाला वो भी किप इंच स्क्वायर में है, तो किप इंच स्क्वायर और किप इंच स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिटलेस आंसर आएगा। और ये थीटा है तो ये रेडियन है, रेडियन भी इनफैक्ट यूनिटलेस एक चीज़ है, ठीक है। सो पॉजिटिव आंसर मीन्स दिस इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड लोड, और ये डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ की गई है जस्ट टू टेल यू कि वाकई इस तरह से सॉरी क्लॉकवाइज इस तरह से बनेगा। सो यू कैन सी एनी एज मेनी एग्जांपल्स एज यू लाइक। इस केस में आपको मिलेगा कि ए बी सेगमेंट के लिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं डिफाइन किया गया, क्योंकि हमें इसकी कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डिफाइन करके भी देख लीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, वो आंसर ज़ीरो आते जाएंगे, ठीक है।